चलें, welcome back, and today we are focusing on lecture 10 of our course Thermodynamics 1. Till now I have told you about the first law of thermodynamics and how to calculate the values, whether it is on the system, by the system. इसके अलावा मैंने आपको स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में भी बता दिया था. अब हम एक स्टेप फॉरवर्ड करेंगे. We will talk about two very common processes, which are the constant volume process and the constant pressure process. बार बार जब आप थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे, आप आइडियल गैस की बात करेंगे, ये दो प्रोसेसेस आपको लाजमी नज़र आएंगी. कभी आपको कांस्टेंट वॉल्यूम नज़र आएगी, कभी आपको कांस्टेंट प्रेशर नज़र आएगी. कभी कभी आप डील करेंगे स्पेसिफिक हीट के साथ, तो स्पेसिफिक हीट कभी आपको कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिलेगी, कभी आपको स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पे मिलेगी. तो ये किस तरह डिराइव होती हैं, क्या होती हैं, इनकी बात अभी कर लेते हैं. फ्लूइड कंटेन्ड इन अ क्लोज सिस्टम. देखें, अभी मैं दोबारा क्लोज सिस्टम की बात कर रहा हूँ. द एनर्जी बैलेंस इज du इज इक्वल टू dq प्लस dw. कोई यहाँ पर बोल सकता है कि ये d कहाँ से आ गया. अगर आपको याद हो, पिछली स्लाइडों के अंदर मैंने कहा था कि आप इन टर्म्स ऑफ डी भी लिख सकते हैं, विच मीन्स डिफरेंशियल चेंजेस. अगर आप यहाँ पर देखें, फॉलो दिस ओवर हियर. I can't seem to find it exactly somewhere, but in one of the slides I mentioned that the differential form of the first law can also be written in terms of dq is equal to du plus dw. इस डिफरेंशियल फॉर्म को आप करेंगे क्या कि जो आपके मेन फॉर्म में आएगा. अगर आपको आंसर मेन फॉर्म में चाहिए या फाइनाइट वैल्यूज के लिए नहीं चाहिए, तो डिफरेंशियल फॉर्म को आप लोग क्या करते हैं, ये देखें, ये लिखा हुआ है, इंटीग्रेट करते हैं. तो अगर आप इस वाले फॉर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. देयर इज अ रीजन व्हाई वी रिटन द डिफरेंशियल फॉर्म. डिफरेंशियल फॉर्म लिखने का मकसद ये था कि हम आपको कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर की जो प्रोसेस है ना, उसको डिराइव कर दिखा दें कि वो किस तरह डिराइव हुई है. इसलिए उसके लिए हमने डिफरेंशियल फॉर्म की हेल्प यूज़ की है. कोई अनोखी चीज़ नहीं है डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना. अब आ जाएं, तो फ्लूइड कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म. अब आप एक बात याद कर लीजिए जो मैंने पहले भी बोली थी. फॉर अ मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस द वर्क कैन बी रिटन एज dw इज इक्वल टू माइनस tdv. अब बात ये होती है कि एक जगह मैं बोलता हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस, एक बात मैं करता हूँ मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस. मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक प्रोसेस कर रहे हैं till a certain point, that process can be reversed and you can obtain your original conditions. जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो आप दोबारा अचीव कर सकते हो अगर आप अपनी प्रोसेस को रिवर्स कर लो. बात आती है मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस. मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस की दो कंडीशन होती हैं. पहली कंडीशन ये है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो बहुत स्मॉल होती है. वो स्मॉल हम क्यों करते हैं, वो स्मॉल हम इसलिए करते हैं कि आपके जो टेम्परेचर और प्रेशर फ्लक्चुएशंस हो तो उसके अंदर ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो और आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे और आपका प्रोसेस रिवर्सिबल रहे. तो पहली कंडीशन मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस की ये है, द डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल. इन अदर वर्ड्स इट इज इन्फिनाइटसिमली स्मॉल. ये आपकी बुक के अंदर दोनों कंडीशन लिखी हुई हैं चैप्टर 2 में. तो ये पहली कंडीशन है मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस की. दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपका प्रेशर होता है वो प्रेशर इन्फिनाइटसिमली स्मॉल होता है. मैं बात प्रेशर की क्यों कर रहा हूँ स्पेसिफिकली,
स्पेसिफिकली मैं इसलिए बात कर रहा हूं बिकॉज दिस इज अ मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस। मैंने आपको पहले बोला था 3 फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम होते हैं। थर्मल डिपेंड्स विद टेम्परेचर, chemical depends with the chemical equilibria, mechanical deals with the pressure। तो अगर आप अज्यूम कर लेते हैं कि प्रेशर चेंजेस बहुत छोटे हैं या इन्फिनिटेसिमली स्मॉल हैं, तो इससे कौन सा इक्वेशन आप लिख सकते हैं? इससे आप प्रेशर कांस्टेंट इक्वेशन लिख सकते हैं। वो क्या होता है? व्हाट इज द इक्वेशन फॉर प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल टू pressure is equal to what? Force per unit area. Force upon area. Force upon area। यानी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया आप सिर्फ जब लिख सकते हैं अगर आप अज्यूम कर रहे हैं कि आपके प्रेशर फ्लक्चुएशंस या प्रेशर चेंजेस इन्फिनिटेसिमली स्मॉल हों। अगर आपने ये अज्यूम कर लिया कि ये स्मॉल हैं तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया लिखा जा सकता है। तो अगर ये दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो जाएं, यानी पहली कंडीशन ये change in displacement is very small with respect to the temperature and pressure. The second condition is the change in pressure is extremely small to keep the condition constant कि pressure is equal to force upon area applicable हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगी मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस। और मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस एक स्पेशल टाइप ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। सो यू कैन से द मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ सबसेट ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। पूरा जो सेट है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, उसका एक छोटा सा हिस्सा अंडर स्पेशल कंडीशंस मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाया जाता है। और अगर आपको मालूम है कि आपकी प्रोसेस मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस है तो आपका जो dw है यानी वर्क फंक्शन है, बाय कन्वेंशन इट इज माइनस pdv। अगर आप माइनस भूल जाते हैं तो आखिर के अंदर मल्टीप्लाई बाय माइनस करना नहीं भूलिएगा। यहां तक क्लियर है? मेरे साथ हैं कि मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों होती है या क्या होती है? क्लियर? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोले, क्या नहीं समझ आया? सर रिकॉर्डिंग आपने ऑन करी है सर, क्योंकि शो नहीं हो रही सर। बिल्कुल मैंने की थी सर रिकॉर्डिंग। हो रही है, शो हो रही है। इट इज ऑन। चलें सर तो एक क्वेश्चन है सर। पूछें। सर आपने जो है ना जो हमारी जो इक्वेशन है du इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, तो जो हम जो है ना जब भी कोई स्मॉल चेंज अप्लाई करते हैं तो सब पे करते हैं, तो हमारा जो नॉर्म जो अपनी ओरिजिनल इक्वेशन है वहाँ पर सिर्फ स्मॉल चेंज हो तो इंटरनल एनर्जी के लिए होता है, क्यू और डब्ल्यू के लिए तो नहीं होता। तो हम इस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं क्या चीज? जो क्या? स्मॉल चेंज यानी डी? D इज बेसिकली अ फाइनाइट चेंज। अभी तो आपने एक चीज और नहीं देखी है, ये इक्वेशन तो बहुत सिंप्लीफाइड है। असल में अगर आपकी इक्वेशन बनी जाए तो इट इज नॉट du इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर आप बुक खोलकर देखेंगे द रियल इक्वेशन इज n यानी नंबर ऑफ मोल्स, n du इज इक्वल टू q प्लस w। क्योंकि n जब w और q के ऊपर फर्क नहीं लाता, जब उसकी जो n की वैल्यू है वो q और w पे इफेक्ट नहीं करती है, वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी पे इफेक्ट करती है। तो ये एक पूरा लंबा चौड़ा इक्वेशन है। मगर रिगार्डिंग योर पॉइंट, ये फाइनाइट वैल्यूज हैं, ये स्मॉल चेंजेस हैं, ये q और w के अंदर वैसे तो निगलेक्ट की जाती हैं, मगर ये डेल्टा यू के लिए नहीं कर सकते। उसकी वजह भी ये है, उसकी वजह ये है कि जब भी आप कोई प्रोसेस कर रहे हो आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक क्लोज पॉइंट होना चाहिए। वो स्टार्ट पॉइंट क्यू के अंदर भी होगा, डब्ल्यू के अंदर भी होगा, मगर क्यू और डब्ल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यूज मेजर हो सकती हैं। डी यू के केस के अंदर आप एब्सोल्यूट वैल्यूज मेजर नहीं कर सकते हो, तो आपको यकीनन हेल्प लेनी पड़ती है एक स्टार्ट वैल्यू और एक एंड वैल्यू के लिए। इसीलिए हमेशा उसके अंदर डेल्टा क्यू आएगा।
सर एक और क्वेश्चन सर, आपने जो डी डब्ल्यू के लिए कहा है सर कि जो हमारे पास जो पी होगा वो भी स्मॉल चेंज होगा और वी होगा वो भी स्मॉल चेंज होगा फॉर मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस। जी तो जी। सर आपने तो इसके हिसाब से तो सर पी और वी जो है ना वो हमारे पास कांस्टेंट हो जाते हैं, लेकिन अगर हम जो है ना इक्वेशन में देखें तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी टी वी, यानी सिर्फ आपने प्रेशर को कांस्टेंट लिया है और वी को जो है ना आपने स्मॉल चेंज ही कंसीडर किया है, तो इसका क्या वजह है सर? इसके ऊपर हम आ रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन विच विथ रेफरेंस यू टेक द इक्वेशन फ्रॉम। अगर आप एंथैल्पी का ले रहे हैं या आप इंटरनल एनर्जी का ले रहे हैं, आप दोनों लगा सकते हैं। आप विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट वॉल्यूम भी लगा सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर भी लगा सकते हैं। मुझे 2 मिनट आगे आने दें, फिर आपको अगर फिर समझ नहीं आई तो मुझे बताइएगा। जब ये दोनों इक्वेशंस आपस में कंबाइन हो जाते हैं, कौन सा इक्वेशन? पहला इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म, उसको मैं आपको वजह भी बता दूंगा कि मैंने डिफरेंशियल फॉर्म में क्यों किया था। अगर नहीं करता तो आप आंसर डिराइव नहीं कर पाते। when the two equations combine, the energy balance of a closed system, again look at the focus on the important word, we are talking about the closed system. When I say U is equal to Q plus W, by convention I am always talking about a closed system. And sorry, I made a mistake, I should say delta U is equal to Q plus W. It is never U is equal to Q plus W. तो मैं अभी क्लोज सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो व्हेन द क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ, ये देखें वर्ड, मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर ये मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस है तो जो आपका सबसे ऊपर वाला इक्वेशन हो गया, दैट इज नथिंग बट डी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी। यानी आपका जो वर्क फंक्शन है दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय minus PdV only in the case of a mechanically reversible process. You will see that one of the questions there is no mechanically reversible process. तो अगर उसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, you let it be positive. I am repeating to you that minus PdV is only used under specific special condition. W इज इक्वल टू माइनस पी डी वी आप सिर्फ जब करेंगे जब क्वेश्चन के अंदर लिखा है मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस है, या आपको मालूम है क्वेश्चन के अंदर कि ये एक रिवर्सिबली प्रोसेस की तरफ जा रहा है, जहां पर आपको टर्म्स एक्सपेंशन जैसी मिलेंगे या गैस की बात होगी। एक जो न्यूमेरिकल है वो फ्लूइड की बात करता है, बाय फ्लूइड वो लिक्विड की बात कर रहा है। तो लिक्विड मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा, वहां पर आप वर्क को पॉजिटिव रहने देंगे। उसका आंसर पॉजिटिव आ रहा था, आप पॉजिटिव रहने देंगे, आप साइन रिवर्स नहीं करेंगे। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, दिस साइन कन्वेंशन इज ओनली मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस। आमतौर पे ये गैसेस के अंदर होती हैं। तो जो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस का क्राइटेरिया था उसी क्राइटेरिया को आप फॉलो करेंगे। और अगर आप मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस का नेगेटिव लगाएंगे तो इससे आपको ऑटोमेटिकली क्या मालूम पड़ जाएगा कि एक्सपेंशन इज व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस? एक्सपेंशन इज व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस? कूलिंग। सर मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस। नहीं, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। क्यों आपको नेगेटिव सर? क्यों आपको नेगेटिव मालूम पड़ेगी? अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, बड़ी वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू, उसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मगर रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर अगर आपने ये माइनस लगाया है तो एक्सपेंशन आपकी हमेशा नेगेटिव आ जाएगी। तो इस कन्वेंशन को जरा भूलिएगा नहीं। मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूं एंड की तरफ, क्योंकि मुझे 2-3 चीजें कवर करनी है कल क्लास से पहले, तो I would like to focus on that. If you have questions, please write them down, and if the class gets over, mention it on Teams. If they are for the entire class, I will put them on WhatsApp. If they are your individual question, I will answer to you individually. चलें, अब मैं बात करता हूँ constant volume process की। If the process occurs at a constant total volume, अगर आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन वर्क, वर्क फंक्शन आपका जीरो हो जाएगा। अगर मैं ये इक्वेशन देखूं, माय मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी,
इसका मतलब माई प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, माई वर्क, देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1। अगर मैं अज्यूम कर लूँ, इफ आई अज्यूम कि मेरी वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रही है, मेरी वॉल्यूम की एक ही वैल्यू है, सपोज मेरी वॉल्यूम की वैल्यू 3 क्यूबिक मीटर है, तो अगर वो चेंज ही नहीं हो रही तो 3 माइनस 3 क्या होगा? जीरो। जीरो, जीरो प्रेशर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में क्या आएगा? वर्क क्या होगा? 0। जीरो। तो जब भी आप कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करो तो आपको मालूम हो जाएगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, हेंस वर्क आपका है वो जीरो है। कांस्टेंट, मैं रिपीट कर रहा हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम में यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ वर्क जीरो। इसकी वजह क्या है? देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर आप ये देखें, the last term or the work term in the energy equation becomes zero। तो आपका जो मेन इक्वेशन है for a constant volume process, ब्रैकेट में आया written constant volume, du is equal to dq। अब मैंने आपको इसीलिए इंटीग्रेट करने को बोला था, अगर आप इस dq और dq टर्म को इंटीग्रेट करो तो वैसे तो दिस शुड बी, किसी ने यहां पर जिक्र किया था कि व्हेन यू इंटीग्रेट द डिफरेंशियल टर्म्स इट शुड बिकम u is equal to q। I agree with you, it should become u is equal to q, but again by the law of thermodynamics and the law of internal energy, it is impossible to calculate the internal energy from its absolute values। There is no such thing as absolute value of internal energy। यानी अगर आपको दो एब्सोल्यूट वैल्यू दी जाएं, आप इंटरनल एनर्जी ढूंढ ही नहीं सकते हो। आप कोई भी किताब खोल लो, आप कोई भी सोर्स खोल लो इंटरनेट पे, आपको इंटरनल एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आप यहाँ पर डेल्टा यू लगाते हैं आफ्टर इंटीग्रेशन। अगर आपको इंटरनल एनर्जी की वैल्यू मिल जाती तो उस केस के अंदर आपको डेल्टा की वैल्यू लगाने की जरूरत ही नहीं होती। बाय नॉर्मल इंटीग्रेशन this equation should simply have become u is equal to q। मगर क्योंकि ये एक कंडीशन है, हमारा जो आंसर है वो बनता है डेल्टा u इज इक्वल टू q। अब ये डेल्टा u इज इक्वल टू q अगर मैं आपको शुरू में ही दे देता कि प्रूव दैट अ कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज इक्वल टू डेल्टा u इज इक्वल टू q, अगर आप ये स्मॉल चेंजेस और डिफरेंशियल चेंजेस नहीं लगाते फॉर अ मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस, आप इसको किस तरह डिराइव करते? ये वजह थी कि मैंने आपको फाइनाइट वैल्यूज के साथ स्टार्ट करवाया था उसके डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर। मेरा पर्पस था डेल्टा u इज इक्वल टू q लाने के अंदर। ये इक्वेशन क्या बताती है? ये इक्वेशन ये बताती है कि अगर आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है ना, तो उसका ये मतलब हुआ कि जो कुछ आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वही आपकी Q है। यानी अगर मैं आपसे कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछूं और आपको मालूम है कि आपकी Q की वैल्यू है 300 जूल्स, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? सर 300 जूल्स। 300 जूल्स ही होगी। ये इक्वेशन ने प्रूव कर दिया है। अगर मैं आपको सिर्फ ये इक्वेशन दूं डेल्टा u इज इक्वल टू q और आपको बोलूं कि ये मैथमेटिकली इक्वेशन लिखी हुई है, इसको वर्ड्स के अंदर डिफाइन करें। लुक एट द वर्ड्स, व्हेन आई कम अक्रॉस अ कीवर्ड आई विल टेल यू दिस इज अ कीवर्ड एंड व्हाई इज इट अ कीवर्ड। हीट ट्रांसफर्ड इन अ मैकेनिकली रिवर्सिबल, पहले मैंने ये क्या बोला? हीट ट्रांसफर्ड इन अ मैकेनिकली रिवर्सिबल। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है फॉर अ सिस्टम। डब्ल्यू अगर जीरो है, देखें क्यू की वैल्यू क्या है? क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर सिस्टम के लिए कोई भी चीज इन आती है तो वो पॉजिटिव होती है, इसीलिए मैंने बोला हीट ट्रांसफर्ड इन। ये हीट इन हो रही है, पॉजिटिव वैल्यू है। अब मैंने बात की मैकेनिकली रिवर्सिबल। मैकेनिकली रिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि अभी हमने पीछे डिराइव किया था
मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इट इज माइनस PdV, और यहाँ इस इक्वेशन के लिए हमने W को माइनस PdV लिखा था, इसीलिए मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस बोलना जरूरी है. सो हीट ट्रांसफर्ड इन अ मैकेनिकली रिवर्सिबल. तीसरा कीवर्ड कांस्टेंट वॉल्यूम. हाउ डू आई नो कांस्टेंट वॉल्यूम? वर्क इज इक्वल टू 0, डेल्टा U is equal to Q. Closed system. How do I know it is a closed system? The first law is always derived for a closed system. Closed system process equals to the change of internal energy of the system. Simply ये हो गया कि your change in internal energy, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, your change in internal energy यानी डेल्टा U is equal to the heat supplied into the mechanically reversible system. Heat supplied into मैं क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि मेरा Q पॉजिटिव है. मेरा फर्स्ट लॉ सिस्टम के रेफरेंस में डिफाइन होता है. तो हीट सप्लाइड इनटू द क्लोज सिस्टम, ये मेरा हीट इनटू द क्लोज सिस्टम है, पॉजिटिव वैल्यू है. और मैकेनिकली रिवर्सिबल सिस्टम क्यों है? क्योंकि ये सिस्टम W was assumed to be माइनस PdV. वो अलग बात है कि ये माइनस PdV क्लोज्ड वैल्यू की, क्लोज्ड वॉल्यूम की वजह से जीरो हो गया था. अगर क्लोज्ड वॉल्यूम नहीं हो, अगर सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं होती, सो दिस इक्वेशन वुड सिंपली हैव बिकम प्लस W या इट वुड हैव बिकम माइनस PdV. ये इक्वेशन बनता. मगर क्योंकि इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम है, इट हैज कांस्टेंट वॉल्यूम, आई इग्नोर द W. क्लियर हो गया? ये डेफिनेशन थी क्लोज्ड वॉल्यूम से डिफाइन करने के लिए. एक स्टेप आगे करते हैं. अगर मैं बात करता कांस्टेंट प्रेशर की, अब थोड़ी सी अपनी आंखें खोल लें और थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें. जब मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करता हूं, द फर्स्ट लॉ कैन बी रीफॉर्म्युलेटेड इन टर्म्स ऑफ हीट. अब यहां पर कोई मुझे आर्ग्यू कर रहा है कि आप मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हो, वहां पर आपने मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस को माइनस PdV लिखा था, यहां पर आप मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस को PdV लिख रहे हो. थोड़ी सी आंखें खोलें, देयर इज अ डिफरेंस. वहां पर मैंने इन टर्म्स ऑफ du लिखा था, यहां पर मैं फर्स्ट लॉ को फॉर्मुलेट कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ dq. If I formulate it in terms of du is equal to dq minus PdV. सही है? अगर मैं dq को सब्जेक्ट बना रहा हूं, dq को इसलिए सब्जेक्ट बना रहा हूं क्योंकि मुझे एक और टर्म इंट्रोड्यूस करनी है जिसको हम एंथैल्पी बोलते हैं. उसके लिए मैंने dq को सब्जेक्ट बनाया. तो अगर मैं dq को सब्जेक्ट बनाता, तो वो जो चीज जो मैं आपको बोल रहा हूं मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस में माइनस PdV होती है, वो मैं प्लस PdV क्यों अज्यूम करूंगा? क्यों अज्यूम करूंगा? अगर मैं dq को सब्जेक्ट बनाता हूं, तो ये जो माइनस PdV है, अगर मैं इसको इस साइड पे ले जाता हूं, तो ये प्लस PdV नहीं बन जाता? यस या नो? बनेगा सर. यस सर. यस सर. बन जाता है. इसीलिए मैंने इसको यहां पर PdV लिखा. तो अगर कोई ये मुझसे पूछेगा कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए आपने PdV पॉजिटिव क्यों लिखा, PdV इसलिए पॉजिटिव लिखा बिकॉज आई एम मेकिंग dq द सब्जेक्ट. ओवर देयर आई वाज मेकिंग du द सब्जेक्ट. तो ये बात पहले क्लियर हो गई? हो गई ना क्लियर? यस सर. क्लियर. अब यस अब यस सर, हो गई. अब मैं अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करता हूं, अब मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा हूं, तो मेरा dq इज इक्वल टू du वैसे के वैसे रहेगा. जो d आएगा वो p पे लगेगा. इन अदर वर्ड्स इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज del p यानी ट्राइंगल p.
यानी मेरा चेंज किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, मेरा चेंज वॉल्यूम पे नहीं आ रहा है, मेरा प्रेशर पे आ रहा है. लेट मी रीराइट इट फॉर यू टू मेक यू अंडरस्टैंड. आई वुड राइट इट एज, if I write something as like this, what does that mean? That means that there is a change in pressure, del P है. सही है. इसीलिए मैंने इस इक्वेशन के अंदर d PV से पहले लिखा, यानी चेंज इन फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए. अब बात आए, द अबव कैन बी रिटन एज, जो यही जो इक्वेशन है, जो ऊपर वाला इक्वेशन है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूं. मैंने dq को वैसे के वैसे रहने दिया. dq इज हाउ इट इज. इस इक्वेशन में कॉमन क्या है, इस इक्वेशन में सिर्फ कॉमन आपका डेल है, यानी d आपका कॉमन है. अगर मैं d को कॉमन ले लूंगा, बाकी क्या बचा, u प्लस pv. यहां से मेरे पास u बचा, u फ्रॉम हियर, एंड फ्रॉम हियर आई गेट pv. ये जो u प्लस pv होता है, इस कंबाइंड चीज को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी. यानी वन फॉर्म ऑफ एंथैल्पी इज writing u plus pv. What would be another form of enthalpy, u plus w. How can I say that w is also, u plus w is enthalpy, because pv is nothing but work. ये तो सबको मालूम है ना, pv is nothing but work. तो अगर मैं इसको u plus w लिखता, would it be the same thing, enthalpy? यस सर. सही है ना. तो अगर मैं कभी आपको क्वेश्चन के अंदर u प्लस पीवी दूं या u प्लस डब्ल्यू दूं, आइदर वे इट इज द सेम थिंग. घबराइएगा नहीं उसको देखकर. तो लेट्स टॉक इन टर्म्स ऑफ u प्लस पीवी नाउ. सो वी नो दैट u प्लस पीवी इज द डेफिनेशन ऑफ अ न्यू थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी. इसको हम कन्वीनियंस के लिए बोलते हैं एंथैल्पी. अब जिस तरह एंथैल्पी आप विद रेफरेंस टू चेंज करते हैं, इसी तरह जिस तरह आप इंटरनल एनर्जी विद रेफरेंस टू चेंज करते हैं, इसी तरह आप एंथैल्पी विद रेफरेंस टू चेंज लिखेंगे. मैंने इस इक्वेशन के अंदर क्या गलती कर दी, अगर मुझे एंथैल्पी को डिफाइन करना था, व्हाट शुड आई हैव रिटन? देयर इज अ मिस्टेक इन दिस इक्वेशन. डेल्टा एच. ओके, व्हाट एल्स? डेल्टा यू भी शायद. बिल्कुल शायद नहीं, 100%. शायद नहीं बोलिएगा, 100%. उसकी वजह मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यू कैन नॉट डू कैलकुलेट इट डायरेक्टली. सो दिस इक्वेशन शुड हैव बीन लाइक दिस. सर तो फिर तो पीवी के साथ भी डेल्टा आना चाहिए ना सर, अगर आप एच के साथ डेल्टा ला रहे हैं सर. तो मैंने आपको वही बात बोली, आपने थोड़ी देर पहले भी यही बात कही थी कि जब आप पीवी को इंटीग्रेट करेंगे, हकीकत के अंदर इट शुड हैव बीन रिटन एज H इज इक्वल टू U प्लस पीवी. जब मैं पहले कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा था, मैंने आपको यही बोला था, बाय लॉ इट शुड हैव बीन रिटन U इज इक्वल टू Q, बट you cannot measure U directly. U is always measured with a change. इसीलिए आप डेल्टा लिखते हैं. तो इसके अंदर H is equal to U plus PV लिखा जाता, but U and H cannot be measured directly. आपकी बात गलत नहीं है, जो आप बोल रहे हो वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मगर क्योंकि वो उस तरह लिखा जा नहीं सकता है, एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं होती हैं, इसीलिए हम इसको डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस पीवी लिखते हैं. बात समझ आई? और जब मैं आपको डिराइव करूंगा, आप खुद ये देखेंगे. ये बात समझ आई? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस पीवी में कहां से लाया? क्लियर है? इसके अंदर सर डेल्टा एच क्यों दिया सर? एच हम खाली रख देते तो. क्या बोला? जी सर. आपने क्या बोला? सर हमने सर एच के साथ डेल्टा क्यों लगाया? यू के साथ तो लगाया सर, वो आपने पहले बताया हुआ है कि इंटरनल एनर्जी को के साथ. एच के भी वही रीजन है.
कि जिस तरह इंटरनल एनर्जी के अंदर आप चेंज मालूम करते हैं ना, एंथैल्पी के लिए भी आप चेंज मालूम करते हैं। आप हर क्वेश्चन में देखेंगे कि हर क्वेश्चन में जब आपसे वो पूछेंगे ना कोई सवाल, वो चेंज इन एंथैल्पी पूछेंगे, वो कभी एंथैल्पी डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, कभी एंथैल्पी डायरेक्ट नहीं पूछेंगे। कभी आपने हेसेस लॉ वगैरह भी लगा हुआ हो, हमेशा कोई एंथैल्पी चेंज की बात की होती। अगर कभी आपने अब उस वक्त तो आपने कभी गौर किया नहीं होगा, कभी अभी जाकर गौर कीजिएगा तो हमेशा उनकी वैल्यूज के साथ डेल्टा चेंज ऑफ फॉर्मेशन, इस तरह हमेशा डेल्टा एच आता था एंथैल्पीज के लिए। उसकी रीजन ये है, उस वक्त आपको रीजन नहीं देते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक डेरिवेशन दिखाऊं, आखिर में देखें डी एच लिखा हुआ है। हमेशा चेंज इन कोई भी क्वेश्चन हो ना, डेल्टा एच की बात करेंगे। आगे मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट डेल्टा यू डेल्टा एच। इसके आगे क्वेश्चन देखें, इसके आगे क्वेश्चन के अंदर इट विल ऑलवेज आस्क कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम। जिस तरह इंटरनल एनर्जी चेंज होती थी ना, एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती। एंथैल्पी का भी वही रीजन है कि डायरेक्ट वैल्यूज ऑफ एंथैल्पी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो इसीलिए कभी भी आप एंथैल्पी का इक्वेशन लिखें और अगर आपने H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पीवी लिख लिया, दैट इक्वेशन इज गोइंग टू बी मार्क्ड रॉन्ग। प्लीज ये गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं आगे चेक नहीं करूंगा, मैंने कहूंगा कि आपको पहला स्टेप ही नहीं मालूम है कि एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली। अब बात समझ आई? अब यहां पर मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं। यहां पर अगेन वही बात हुई कि कोई स्टूडेंट मुझसे ये पूछ सकता है कि पीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू। मैं ये इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि जो उस वक्त अटेंटिव नहीं था वो अभी अटेंटिव हो जाए। उस अगर कोई स्टूडेंट ये बोले कि पीवी इज इक्वल टू वर्क डब्ल्यू, और आपने अभी हमें ये बताया है बाय कन्वेंशन डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पीडीवी, यहां पर पॉजिटिव पीडीवी क्यों आ रहा है? अगेन दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम मेकिंग डी क्यू द सब्जेक्ट। जब आपने डी क्यू को सब्जेक्ट बनाया है तो आपका पीडीवी पॉजिटिव हो गया है, उस डी क्यू की वजह से आप एच को सब्जेक्ट बना रहे हैं। अगर मैं यहां पर u को ले जाता, यानी अगर मैं एंथैल्पी के इक्वेशन के लिए ये लिखता डेल्टा u इज इक्वल टू डेल्टा h, तो डेफिनेटली आपका वर्क माइनस पीडीवी हो जाता। तो पॉजिटिव वर्क इसलिए आ रहा है बिकॉज इट इज मेकिंग q द सब्जेक्ट। सही है बात कि यहां पर पॉजिटिव क्यों आ रहा है? हम साइन कन्वेंशन की वजह से नेगेटिव क्यों नहीं लिख रहे? क्लियर हो गया? क्योंकि इस पॉजिटिव के अंदर अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं। दिस इज वेयर द मिस्टेक इज मेड। सो आई रिपीट दैट व्हेन यू मेक द सब्जेक्ट इज du इज इक्वल टू dq माइनस pdv। जब du द सब्जेक्ट है माइनस pdv, जब dq द सब्जेक्ट है इट इज पॉजिटिव pdv। वही बात हो गई कि पिछली क्लास के अंदर किसी ने मुझे ये कहा था कि हमने एफएससी के अंदर पढ़ा था, आप बोलते हैं बाय द सिस्टम जो है वो नेगेटिव वर्क है, मगर हमने एफएससी में पढ़ा था कि बाय को आप पॉजिटिव वर्क लेते हैं। आपने जो एफएससी में पढ़ा था वो आपने इन टर्म्स ऑफ क्यू को पढ़ा था, और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो इन टर्म्स ऑफ डेल्टा यू पढ़ा रहा हूं। तो अगर आप अपना एफएससी वाला लिखना चाह रहे हैं, दैट इज परफेक्टली एक्सेप्टेबल इफ यू नो योर साइंस, मुझे कोई मसला नहीं है, मगर मैं आपको मॉडर्न कन्वेंशन से पढ़ा रहा हूँ। बात क्लियर हुई? तो अब कम से कम जो भी हो, कम से कम ये नेगेटिव और पॉजिटिव का मसला नहीं होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए नेगेटिव पीडीवी कहां पर यूज हो रहा है, पॉजिटिव पीडीवी कहां पर यूज हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जा रहा है, मगर क्योंकि हमने वर्क की बात कर ली मुझे याद आ गया। असाइनमेंट के अंदर जब मैं असाइनमेंट दे रहा था और मैंने आपसे ड्राइंग का पूछा था, बाज लोगों ने क्या किया, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं लिखा। when you're drawing something, you always write your starting point and your end point, because the whole of thermodynamics is dependent upon your start and end point. Why do I say that? जब मैं एंथैल्पी की बात कर रहा हूं, it depends on 2 points, the start point and the end point. जब मैं इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा हूं, it depends on 2 points, the start point and the end point. इसीलिए स्टार्ट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट अहमियत रखते हैं।
तो ये मैंने आपको डिराइव कर कर दिखा दिया कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए आपकी इक्वेशन क्या होगी, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस PV. अब if I ask you, I give you a question, I say thermodynamics experts have found out that delta H is equal to delta U plus PV. Prove that this equation is written in this form. Yeah, where has this equation come from? Show how this equation was derived, something on that terms. तो आप derivation देखिए. सर एक क्वेश्चन है जी जी सर, उसमें जो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम में किया था उसमें तो सर टोटल पीवी भी हमारा 0 हो गया था। इसमें अगर जैसे डी सर इसमें ऐसे नहीं होगा अगर प्रेशर कांस्टेंट है, लेट्स सपोज इनिशियल प्रेशर भी 3 होगा, फाइनल भी, तो सर ये पीडीवी भी 0 हो जाए? होगा। अभी देखिए अभी derivation of enthalpy. Again this they've written derivation like this, but हकीकत में this equation is wrong. They should have written delta H is equal to delta U plus PV. But let us ignore that for now. We assume that we know that our enthalpy is H is equal to U plus PV. प्लीज मुझे फॉलो कीजिएगा, इसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। अगर मुझे आना है इन टर्म्स ऑफ डी एच इज इक्वल टू डी क्यू, इन्होंने एक स्टेप और खाया है। जो इन्होंने आखिरी स्टेप खाया है वो ये है कि ये इंटीग्रेट करना भूल गए इस स्टेप को। दे शुड हैव इंटीग्रेटेड, बट लेट्स फॉलो इट। H is equal to U plus PV and this equation is given to me in terms of dH is equal to dQ. How would I go there? I know that first of all I would need to put derivative. So if I put dH over here, अगर मैंने d यहाँ पे डाला तो ऑब्वियस सी बात है मुझे d यहाँ भी डालना पड़ेगा, मुझे d इस पूरे PV से पहले डालना पड़ेगा। या ये बात क्लियर है? पूरे PV से पहले मुझे डालना पड़ेगा बिकॉज दिस PV इज वन टर्म। तो ये DH को मैं वैसे के वैसे रहने दूं। नाउ आई एम जस्ट डूइंग मैथमेटिक्स। DU को मैं वैसे के वैसे रहने दूं। अगर मैं DPV की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो D है ये प्रेशर के साथ भी जा रहा है और ये जो D है ये V के साथ भी जा रहा है। अगर आपको आपकी कैलकुलस याद हो तो देयर इज समथिंग कॉल्ड द व्हाट रूल? प्रोडक्ट रूल। जब दो टर्म्स होती हैं तो हम क्या करते हैं? हम प्रोडक्ट रूल लेते हैं, विच इज नथिंग बट यू वी डैश प्लस वी यू डैश। यानी हम एक को कांस्टेंट को वैसे के वैसे लेते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव लेते हैं। इस टर्म को देख लें, पहली टर्म के अंदर मैं p को कांस्टेंट ले रहा हूं तो मैंने p को वैसे के वैसे p लिया। डेरिवेटिव मैंने किसके साथ लगाया? माइक प्लीज ऑफ कर लें, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। मैंने पहले के अंदर मैंने p को वैसे के वैसा कांस्टेंट लिया बाय द प्रोडक्ट रूल। मैंने डेरिवेटिव लगाया v के साथ, तो मेरा ये वाली टर्म की मैं बात कर रहा हूं, फॉरगेट दिस टर्म, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टर्म। दिस टर्म बिकम्स p dv और दूसरी इसकी टर्म क्या हो जाएगी? दूसरी टर्म के अंदर मैं v को कांस्टेंट लूंगा और p को डेरिवेट लगाऊंगा। Again they made a mistake over here. The mistake they did over here was pressure is always capital. Look at this. इन्होंने यहाँ पर कैपिटल लगाया, इन्होंने यहाँ पर स्मॉल लगाया है। A student could be confused. और ये कहीं इमेज मैंने नेट से लिया है तो ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। I would have made it capital. तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर v इन्होंने सही लिया है। So this equation becomes the first term is pressure constant, derivative of the second term dv. In the second thing it is v constant, यानी second term constant, derivative of the first term v dp. अब मेरे पास बन गई तीन टर्म। मेरे पास ये du टर्म बन गई, मेरे पास ये p dv टर्म बन गई, मेरे पास ये v dp टर्म बन गई। अब मैंने क्या किया, जो मेरी dq टर्म है, जो du टर्म है, इसको मैं इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ले आऊं। इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ मेरी du टर्म क्या बोलती थी? मेरी du टर्म बोलती थी dq प्लस dw।
ये डी यू टर्म ही यही होती है ना। डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इफ इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा यू टर्म, व्हाट वुड इट बी? डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहां तक क्लियर है? मेरे साथ हैं सब? चार यस टर्म। सर। अब देखें, सर अब जी सर माइनस साइन, सर माइनस साइन, सर आ रही है। अगला माइनस साइन नहीं आता था। आ रही है। अगला स्टेप देखें। अगले स्टेप के अंदर डी क्यू वैसे के वैसा है। ये जो डी डब्ल्यू है ये आपकी माइनस साइन बन गई, माइनस पी डी वी। माइनस पी डी वी मैं क्यों लाया? क्योंकि मेरे पास यहां पर वी डी पी थी। तो ये जो चार टर्म्स हैं यहां पर अभी भी चार टर्म्स हैं। जो डी डब्ल्यू है वो माइनस पी डी वी बन गया, और इसके बाद मेरे पास क्या है? पी डी वी और वी डी पी। पीडीवी और वीडीपी मुझे प्रोडक्ट रूल से मिला। तो अगर मेरे पास ये माइनस पीडीवी है, ये माइनस पीडीवी इस पॉजिटिव पीडीवी से कैंसिल हो सकता है? यस सर। बिल्कुल हो जाएगा। Yes. तो ये मैंने कैंसिल कर दिया, ये मैंने कैंसिल कर दिया। मेरे पास क्या बचा? मेरे पास ये बचा डी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस वीडीपी। यही बचा ना? यस डी सर। क्यू। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे किसी ने यही पूछा था कि कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हमने उसको जीरो बना दिया, कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम जीरो क्यों नहीं बना रहे? ये देखें, वी डी पी कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर इज नॉट देयर, प्रेशर इज जीरो। तो अगर मैं इसको जीरो बना दूंगा तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा या इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? H equals to DQ. नहीं, इंटीग्रेट कर रहा हूं, दोबारा ट्राई करें। आई सेड आई एम इंटीग्रेटिंग। DH इज इक्वल टू क्यू। DH इज इक्वल टू क्यू। यहां पर मैंने क्या लिखा है? सॉरी, इट्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। यहां पर मैंने क्या लिखा है? DH इज इक्वल टू क्यू। आ गया DH इज इक्वल टू क्यू? समझ आई मैंने? यस DH सर। DH इज इक्वल टू Yes, क्यू sir. क्यों क्या किया? ये सिर्फ जब हो सकता है आप अपनी बुक्स खोलें, बुक्स खोलकर इसको एक दफा प्रैक्टिस करें, तब इसकी डेरिवेशन आएगी। देखकर सर, आपको सर। नहीं आएगी। जी, सर डीपी की वैल्यू हमेशा जीरो होगी सर। इफ इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इट विल डेफिनेटली बी जीरो, सर क्योंकि तो डेरिवेशन ऑफ एंथैल्पी में प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है। एंथैल्पी के अंदर कांस्टेंट प्रेशर होता है। ये याद रख लें, ये मैं आपको बाद में आपको बताऊंगा कि एंथैल्पी के अंदर कांस्टेंट प्रेशर होता है और इंटरनल एनर्जी के अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। ये जब हम फर्स्ट लॉ आगे करेंगे ना तो आप खुद देखेंगे, मगर मैं ये सारी चीजें अभी बताना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि आप फिर जंबल्ड अप हो जाएंगे। सर एक और बात सर। जी, सर ये जो माइनस पीडीवी आपने लिया है ये आपने इसलिए लिया क्योंकि हम जो है ना मैकेनिकली रिवर्सिबल रिएक्शन को देख रहे हैं, तो क्या डेरिवेशन ऑफ एंथैल्पी ये सिर्फ मैकेनिकली रिवर्सिबल रिएक्शन पे ही अप्लाई होती है, कोई और रिएक्शन पे अप्लाई नहीं हो सकती? नहीं, एक सेकेंड देखें, यहां पर आप माइनस पीडीवी की बात कर रहे हैं मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अगर आप नॉर्मल वर्क के लिए लेते तो आप माइनस पीबी लेते, सही है? मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चेंज इन वॉल्यूम होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि बाय मॉडर्न कन्वेंशन हम माइनस पीवी ले रहे हैं, यानी वर्क को हम नेगेटिव अज्यूम कर रहे हैं। मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इट इज माइनस पी डीवी, नॉर्मल प्रोसेस के लिए इट वुड बिकम माइनस पीवी। फर्क देख रहे हैं? मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर डीवी हो रहा है, यानी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब प्रोसेस कैन ओनली बी रिवर्सिबल अगर उसके अंदर दो पॉइंट्स हैं, जब भी तो वो चेंज हो रही है, डीवी हो रही है। नॉर्मल प्रोसेस के लिए इट इज वर्क वुड बी माइनस पीवी, बट कहने की बात ये कि वर्क हमेशा नेगेटिव प्रोसेस होता है बाय मॉडर्न कन्वेंशन। बट इस इक्वेशन में, एंथैल्पी के इक्वेशन में, ये नेगेटिव इसलिए नहीं हो रहा है, पॉजिटिव इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपको इसका डेरिवेशन यहां पर दिखाया था। मम्मा कोई घंटियां बजा। सर जी सर सर जी, सर उसमें 2 पॉइंट वो कौन से थे मैकेनिकल रिवर्सिबल वाले? सर वो रिपीट कर सकते हैं आप प्लीज? वैसे तो वो रिकॉर्डिंग में आ गए थे, बट
मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर ये था कि पहला तो ये था कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो इन्फिनाइटली स्मॉल होती है, यानी एक्सट्रीमली स्मॉल होती है विद रिगार्ड टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरा पॉइंट जी सर उसके साथ डेरिवेटिव लगाएंगे अगर उसकी तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के चेंज हो साथ रहा है तो डेरिवेटिव जी बिल्कुल लगेगा। मैंने जो बुक आपको दी है ना, बुक जो अपलोड की है उसका चैप्टर नंबर 2 होगा, चैप्टर 2 होगा या 3 होगा, जहां पर रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है ना, वहां पर मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में भी लिखा होगा। तो ये दोनों कंडीशन वहां पर मेंशन होंगी, देख लीजिएगा। तो इधर एंथैल्पी के अंदर पॉजिटिव वैल्यू क्यों आ रही है? एंथैल्पी के अंदर पॉजिटिव वैल्यू इसलिए आ रही है बिकॉज आई टोल्ड यू दैट एंथैल्पी इज मेड मेकिंग Q द सब्जेक्ट। अगर मैं Q को सब्जेक्ट नहीं बनाता, अगर मैं U को सब्जेक्ट बनाता या डेल्टा U को सब्जेक्ट बनाता, तो आपकी जो एंथैल्पी आती उसका जो फंक्शन बन जाता दैट वुड हैव बिकम du इज इक्वल टू dq माइनस pdv। मगर उस टर्म के अंदर आप उसको डेल्टा एच नहीं लिख सकते थे, क्योंकि डेल्टा एच डिफाइन ही u प्लस pv से होता है। तो इसीलिए हमने dq को सब्जेक्ट बनाया गया है। और एंथैल्पी के अंदर हमेशा जो आपका w की जो बाय डिफॉल्ट साइन होगी वो पॉजिटिव होगी, अनलेस आपका वर्क नेगेटिव हो रहा है। पॉजिटिव इसलिए आ रही है क्योंकि आपने q को सब्जेक्ट बनाया है, जिस तरह मैंने आपको यहां पर कर दिखाया है। तो आपकी जो dq है that is equal to dh when I integrate this equation। integration के अंदर again someone can ask me integration h is equal to q, but again this is a change in enthalpy। a change is always written as delta h is equal to q। अब जैसे मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए बोला था, इसी तरह मैं कांस्टेंट प्रेशर के लिए बोल रहा हूं। कांस्टेंट प्रेशर के लिए अगर मुझे इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा? फ्रॉम द अबव सिस्टम इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इन अ mechanically reversible closed system the change in enthalpy, my words are change in enthalpy, delta H equals to the heat transferred to the system। why did I say to the system? because मेरा Q क्या है? पॉजिटिव है। अगर ये होता माइनस Q तो मैं क्या बोलता? तब मैं बोलता my enthalpy is delta H, my change in enthalpy in a mechanically reversible process is equal to the heat removed from the system। मगर कन्वेंशन के लिए हम Q को पॉजिटिव लेते हैं, तो बाय डेफिनेशन हम इसको लिख देंगे ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम। एंथैल्पी जो होती है वो, अब किसी ने मुझसे यहाँ पर पूछा था कांस्टेंट प्रेशर के लिए होती है, बिल्कुल होती है। ये लाइन देखें, एंथैल्पी इन अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज analogous to the internal energy in a constant volume process। यानी जो चीज आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी के लिए कर रही है, वही चीज आपकी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए एंथैल्पी के लिए करेंगे। सबसे आसान तरीका इसको याद रखने का क्या है, या जो मैंने अपने 1/8 को बताया था और 1/9 को बताया था, ये याद रख लें, कहीं लिख लीजिएगा कि जब भी मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा हूं। जब भी मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करूं, तो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है कि मैं क्या कर रहा हूं? कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है मैं एंथैल्पी से डील कर रहा हूं। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी, कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी, ये कहीं लिख लीजिएगा। सही है? क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब ये कुछ एंथैल्पी के डेफिनेशंस हैं। मसला ये है, मैंने आपको हीट कैपेसिटी की बात की नहीं है। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट। What I'm trying to look at is, देखें
सीआर कहाँ है? सीआर प्रेजेंट है? रोल नंबर 1 प्रेजेंट है? जी सर। 1 स्नैपशॉट लें किस चीज की सर? इस स्लाइड की। जी सर, ले ली स्क्रीनशॉट। ले ली? अच्छा, जी सर। इसकी लें। जी सर, इसकी भी हो गई। इसकी भी लें। जी सर, हो गई। और इसकी लें। जी सर, ये भी हो गई। ये जो चारों पिक्चर्स है ना, ये जो मेरा जो ग्रुप है ना सीआरस के साथ, उसमें भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे इसको आगे फॉरवर्ड करना होगा। आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के ऊपर है। मुझे मालूम है मैंने कुछ स्लाइडें स्किप की हैं, मगर उन स्लाइडों के बगैर ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ये मैं आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए देखना चाह रहा हूँ कि आपको समझ आई या नहीं समझ आई। वी विल डिस्कस दीज। तो अगर आपका आंसर गलत भी हुआ ना, तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम कि मेरा आंसर गलत हो रहा है, बट आई वांट यू टू मेक एन एफर्ट। यानी आज और कल की तारीख के बीच में आपके पास 24 घंटे हैं, आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ये किसी का माइक खुला है, मुझे ये पहले म्यूट करने दें। अरे रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं हुई थी।